बात की तहरीक है, बिस्मिल्लाह, उसको जेब से बाहर निकालिए ना। पोजीशन की तहरीक जो है अदम एतमाद की, ये ताफ लीग पर कायम नहीं है, क्योंकि अदम एतमाद उनके बगैर भी हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। अपोजिशन पार्टीज़ की जानिब से अदम इत्माद के हवाले से दावे मुसलसल किए जा रहे हैं कि हमारी तैयारी है, किसी वक्त भी ला सकते हैं, 24 घंटे में भी ला सकते हैं, 48 घंटे में भी ला सकते हैं, लेकिन अदम इत्माद के लिए नंबर्स वो कहाँ से आएंगे और कितने नंबर्स इनके साथ हैं, उसका जवाब अभी वाज़ेह नहीं मिलता। जब तफसील पूछने की कोशिश करते हैं तो बताया ये जाता है कि अगर ये राज पहले अफशा हो जाए वक्त से, तो जवाबी तौर पर दूसरे अफरीक जो है, हुकूमत वक्त जो है, वो इक़दामात कर सकते हैं, ऐसे बंदे गायब हो सकते हैं, आगे पीछे कुछ किया जा सकता है, स्पीकर कुछ ऐसा कर सकते हैं कि पूरा प्रोसेस डिरेल हो जाए। ये हमें कुछ तरह के जवाब सुनने में मिलते हैं। बहरहाल बंद कमरों के पीछे इजलास जारी हैं। सीधे नंबर की बात करें तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपने MNAs के साथ तादाद बनती है PTI की, वो 155 बनती है और अपने इत्तेहादियों के साथ इनके 178 के नंबर्स हैं। और इसी तरीके से अगर अपोजिशन पार्टीज़ की बात की जाए तो उनके 162 टोटल तादाद बनती है और उसमें से 84 PMLN के पास हैं, 57 पीपल्स पार्टी के पास हैं, 15 वो मजहबी जमातों का ग्रुप है। और इसको अगर थोड़ा सा एक्सपेंड कर लें, अगर काफ लीग में से या MQM में से कोई अपना इरादा बदले, जो अभी तक बज़ाहिर खुल के कोई भी सामने नज़र नहीं आया, तो फिर ये नंबर्स रेशो चेंज हो सकती है। लेकिन इस वक्त दावा ये है PMLN का ख़ास तौर पर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से 15-16 MNAs जो हैं वो इनके साथ हैं और चंद एक जो हैं 4 से 5 वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं। तो ये कोई 20-22 का एक ग्रुप है। जिस दिन अदम एतमाद पेश होगी, ये उनका ख्याल है कि इस ग्रुप ने उस दिन अदम एतमाद के हक़ में वोट करना है। ये जब वक्त आएगा तो पता चलेगा, अभी सिर्फ दावे हैं, बुलंदोबांग दावे हैं। प्राइम मिनिस्टर जवाबी तौर पर एक इलेक्शन कैंपेन के ऊपर हैं पिछले 2-3 रोज़ से। पहले उन्होंने पेट्रोल की कीमतों में 10 रुपये कमी कर दी, बिजली की कीमतों में 5 रुपये कमी कर दी और बहुत सारी और मराद का ऐलान किया। और एक ऐसे वक्त में किया, $94 पर बैरल के ऊपर प्राइसेस थी जब उन्होंने लास्ट टाइम पेट्रोल प्राइसेस फिक्स की थी। उसके बाद अब ये प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में $111, $112 पे ब्रेंट क्रूड जो है वो ट्रेड हो रहा है। तो इकनॉमिकली सस्टेनेबल नहीं है पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए कि हम अपने लिए इतना बड़ा क्राइसिस क्रिएट कर लें। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने बहरहाल ऐलान कर दिया है, इसलिए फ़िलहाल तो ऐलान है, चीफ़ एग्जीक्यूटिव का फ़ैसला है। कल को कर्जा बढ़े या आपका करंट अकाउंट डेफिसिट आपको सज़ा दे, ये बात की बात है, लेकिन इट्स अ वेरी बैड चॉइस, पुअर डिसीजन। इसके लिए मुहर्रक एक ही था, सियासत। $111-12 का मतलब यह है कि हम पर बैरल 20-25 डॉलर की कॉस्ट है वो बुक कर रहे हैं। $11.6 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट हम 7 माह में कर चुके हैं। आज ऑफिशियली सरकारी तौर पर 8वें महीने का, फरवरी के महीने का तजारत का हुजम मिलाकर तजारती खसारे का ऐलान किया गया, जो $32 अरब है 8 माह में। $32 बिलियन, 52 अरब डॉलर की हमने इंपोर्ट्स की हैं और सिर्फ $20 अरब की एक्सपोर्ट्स की हैं। और इसके अंदर भी ग्रोथ में जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्राइसेस का ट्रेंड है उसने मेजर रोल अदा किया। अब ऑयल प्राइसेस की कीमतों को सामने रखें तो अगले 4 माह कोई खुशी की खबर नहीं लाते हमारे लिए। हमारे जो एक्सटर्नल अकाउंट है उसके ऊपर पहले ही दबाव है, रुपए के ऊपर दबाव है और हमने ऐसे इकदाम कर दिए हैं जिससे क्राइसिस शुरू हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर ने जो एमनेस्टी आज से चंद साल पहले रियल एस्टेट सेक्टर को दी थी, उसका नतीजा ये निकला था कि 1000 से 2000 अरब रुपया लोगों ने ब्लैक मनी पार्क कर दिया अपनी। बल्कि बहुत सारी इतलात ऐसी हैं कि लोगों ने कर्ज़े उठाए, ये जो कोरोना के दिनों में स्कीम दी गई थी वर्किंग कैपिटल की और दूसरी रायती नरखों के ऊपर, और उसको भी ये जो स्कीमें थी हाउसिंग स्कीमें रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर, उसके अंदर वो पैसा डाल दिया गया। ज़री ज़मीनों को लोगों ने हाउसिंग स्कीमों में कन्वर्ट किया और वो पैसा उसके अंदर पार्क हो गया। अब प्राइम मिनिस्टर की जानिब से एक इंडस्ट्रियल सेक्टर की रिवाइवल के लिए पैकेज का ऐलान किया गया, जो हो सकता है कि ज़्यादा मुस्बत असरात मुरतब करे, क्योंकि इससे जॉब क्रिएशन हो सकती है। लेकिन उसके अंदर भी कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जिसको हाईलाइट करना ज़रूरी है। इस स्कीम को पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के लिए नहीं रखा गया, जो एक सही फ़ैसला है। लेकिन यहाँ एक बुनियादी सवाल जहन में आता है कि वो लोग जो इस स्कीम से फ़ायदा उठाएंगे, $10 अरब मैंने ब्लैक मनी को वाइट करवा लिया आज, और कल को मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर बनना चाहूँ तो मेरे ऊपर तो टैग लगा होना चाहिए कि मैंने ये 10 अरब एमनेस्टी से ब्लैक मनी को वाइट कराया। तो मेरे लिए तो फॉर एवर लिखा जाना चाहिए कि ये पब्लिक ऑफिस नहीं होल्ड कर सकता। ये लॉ के अंदर एक कमी है, इसके अंदर ये तखसीस कोई नहीं है।
जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर सारी उम्र से टैक्स देता आया है उसके लिए, और एक चोर के लिए जो टैक्स का पैसा छुपाता रहा यहाँ मुल्क के अंदर या पाकिस्तान से बाहर ले जाता रहा, उसके लिए कुछ तो डिस्टिंक्शन करिए, कुछ तो उसको ऑनर करिए जो बंदा ईमानदारी से टैक्स दे रहा है। हमने सारी उसके लिए इंसेंटिव्स खोल दिए हैं कि जो बंदा आएगा इंडस्ट्री में पैसा लगाएगा उसको कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ना सिर्फ ये बल्कि एक स्टेप आगे गए हमने लॉ के अंदर प्रोविजन डाली है कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो FIA कोई उसके ऊपर तहकीकात नहीं करेंगे, कोई सवाल जवाब नहीं करेंगे। और इससे भी आगे एक स्टेप फर्दर जिसके ऊपर मुझे शदीद इतराज़ है इस पूरे लॉ के ऊपर, बाकी चीज़ें इंडस्ट्रियल सेक्टर की रिवाइवल के लिए अगर जो भी ये काम करें उसमें नेगेटिविटी 100% कम है एज़ कम्पेयर टू रियल एस्टेट सेक्टर। लेकिन ये जो एक अगली इसके अंदर इन्होंने एग्जम्पशन डाली है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत अगर आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो वो भी नहीं दी जाएगी। भाई क्यों नहीं दी जाएगी? मुझे तो पूरा पाकिस्तानी कौम को ये हक़ हासिल होना चाहिए कि पता चले कि कौन से ऐसे लोग थे जो $100 अरब यहाँ से चुरा के बकौल मुराद सईद के पाकिस्तान से बाहर ले गए हुए थे, जो वापस आना है। तो अब वो वापस अगर $100 अरब आएगा तो लोगों को बताएं तो सही वो $100 अरब वाइट किसने करवाया। अगर बताएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? तो ये दुरुस्त नहीं है। इसी तरीके से ये जो एमनेस्टीज़ पहले दी गई 2018-19 वाली, उसको भी इसके अंदर तहफ़्फ़ुज़ दिया गया कि उसके ऊपर भी नैब FIA एक्ट नहीं करेंगे। ये तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है। आप उस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज़ करिए, नैब से आपने उसको तहफ़्फ़ुज़ देना है तो ये एक लीगल बहस है, आप देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए। और जो एमनेस्टी ले उसको पब्लिक ऑफिस होल्ड करने के लिए फॉरएवर डिस्क्वालीफाइड भी रहना चाहिए। और पब्लिकली इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत एक कानूनी प्रोविजन मौजूद होनी चाहिए ताकि लोगों को ये इतला मिल सके कि कौन से लोग थे जिन्होंने चुराया हुआ पैसा इस स्कीम के तहत अपना वाइट करवाया। प्राइम मिनिस्टर माजी में बहुत अच्छी बातें करते थे, जब कंटेनर पे चढ़ के वो कहते थे कि मैं ट्रांसपेरेंसी लाऊंगा, एहतसाब होगा, अदलिया आज़ाद होगी, किसी की वो विच हंटिंग नहीं होगी। एमनेस्टी के ऊपर भी वो इस तरह के कुछ बयान देते थे। क्या देते थे सुनिएगा। एमनेस्टी स्कीम को मेरी और मेरी पार्टी मुस्तरद करती है। 2018 का हम इलेक्शन जीतेंगे, जिन्होंने एमनेस्टी ली है सबको इन्वेस्टिगेट करेंगे। जब बार बार आप डाकुओं को ये स्कीम्स दे देते हैं तो मैं सवाल पूछता हूं कि जो लोग ईमानदारी से इस मुल्क में टैक्स देते हैं वो तो बेवकूफ लोग निकले ना। पहले चोरी करो, टैक्स ना दो, करप्शन करो, थोड़ी देर के बाद एक स्कीम आ जाएगी, सारा आपका काला धन सफेद हो जाएगा, ब्लैक का पैसा वाइट हो जाएगा। ये कौन सी दुनिया देती है इतनी एमनेस्टी स्कीम्स? और कितनी एमनेस्टी स्कीम कामयाब? मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि रूलिंग एलीट अपने लिए एमनेस्टी स्कीम लेके आती है ब्लैक का पैसा वाइट करने के लिए, करप्शन की को प्रमोट करने के लिए। हम इसके खिलाफ, आप दे रहे हैं एमनेस्टी स्कीम, हम आके इसको रिसेंड करेंगे, हम सारों को इन्वेस्टिगेट करें। प्राइम मिनिस्टर का बयान बहुत अच्छा है। वो कहते हैं कि बेवकूफ़ लोग हैं जो ईमानदारी से पाकिस्तान में टैक्स देते हैं और रूलिंग एलीट अपनी करप्शन को हलाल करने के लिए ये स्कीमें लेकर आती है। हमारी हुकूमत आएगी तो हम ये एमनेस्टी ख़त्म करके इन्वेस्टिगेट करेंगे। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की ही हुकूमत ने FIA और नैब से पूरा तहफ़्फ़ुज़ दिया कि नहीं, आइंदा से इस एमनेस्टी स्कीम को तो बताएंगे नहीं कि इसके अंदर पैसा आया कहाँ से था। जो आज प्रोग्राम में हमारे साथ शुरू हैं, साथ में शफाक तोला साहब हैं, माहिर मुआशियात हैं, फ़ारूक हबीब साहब हैं, तहरीक इंसाफ से वज़ीर हैं, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब PMLN से हमारे साथ हैं। सबको खुशामदीद कहूँगा प्रोग्राम में। तोला साहब आपसे आगाज़ करूँगा। एज़ कम्पेयर टू रियल स्टेट